स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 9 में जो सेकंड बुक से हैगा शासक और इतिवृत्त। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा रीड कराऊँगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन हैगा कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करना है। जो पांडुलिपि तैयार करते थे वो किस तरीके से की जाती थी तो ये बताना है। तो पांडुलिपियाँ हस्तलिखित किताब होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता था। इन्हें तैयार करने के लिए अनेक लोगों का योगदान रहता था। कागज बनाने वाले पांडुलिपियों के लिए पृष्ठ तैयार करते थे। फिर सुलेखक साफ अक्षरों में लिखते थे। चित्रकार यथावत स्थानों पर चित्र बनाकर पृष्ठ को सौंदर्य बढ़ाते थे, तो कोफ्तकार पृष्ठ को चमकाने का काम करते थे। अतः अंत में जिल्दसाज भी तैयार पृष्ठों को एकत्रित कर एक अलंकृत आवरण में जमा देते थे, जो सुलेखक नस्तली लिपि में लिखा करते थे, जिसे अकबर बहुत पसंद करते थे। जो नस्तली शैली थी वो अकबर को वो बहुत अच्छी लगती थी उन्हें, जो नस्तली शैली थी। तो लेखकों और चित्रकारों को दरबार में सम्मान भी किया जाता था, परंतु अन्य लोग यथा कोफ्तकार व जिल्दसाजों को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। मतलब कि योगदान तो सभी का होता था, सभी ही बराबर मेहनत करते, लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता था, जैसे कि चित्रकार और सुलेखक जैसे ही कुछ कम वो उन्हें मजदूरों को वो दी जाती थी पुरस्कार। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जो मुगल दरबार में जो दैनिक काम जुड़ते थे, जो मुगल दरबार से दैनिक कार्य और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। तो इसमें देखते हैं मुगल बादशाह की तुलना ईश्वर से की जाती थी। राजा का दर्जा सबसे ऊपर होता था। बादशाह के इस सत्ता के भाव को नित्य कर्म तथा उत्सवों की समय देखा जाता था। शासक का जन्मदिन और नौरोज मुख्य उत्सव होते थे। जन्मदिन के समय बादशाह को अनेक वस्तु से तोला जाता था और फिर जो वो वस्तु से तोला जाता था वो वस्तु प्रजा में बांट दी जाती थी। दरबार में बादशाह के सबसे पास बैठने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता था और शाहजहां की समय सत्कार के नए तरीके यथा और जमी बोसी को अपनाया और सभी लोग जो राजा से मिलने आते थे उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी के उपहारों से बादशाह का अभिवादन करना होता था। और अकबर ने जो झरोका दर्शन की प्रथा शुरू की थी, इसमें बादशाह रोज सुबह सुबह प्रार्थना करने के बाद पूरब की दिशा में छोटे से झरोके से प्रजा का दीदार करते थे। और इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों ने बादशाह की सत्ता को प्रतिपादित किया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मुगल साम्राज्य में शाही परिवार को स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो जो मुगल काल में स्त्रियों का योगदान उल्लेखनीय है, वे शाही परिवारों में बेगम का आगाह और अगाचा के रूप में रहती थी। इसमें पति के सबसे करीब बेगम होती थी। वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त अन्य महिलाओं यथा नूरजहां और गुलबदन बेगम का योगदान राजनीति और साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। और प्रशासनिक कार्य में जहांगीर की बेगम नूरजहां का काफ़ी दखल रहता था तथा जहांगीर भी उसे विचार विमर्श करके निर्णय लेते थे। और शाहजहां की पुत्री जहानारा और रोशनारा भी अन्य मनसबदारों के सामने कमाती थी। और दिल्ली की स्थित चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहानारा ने ही बनवाई थी, जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा और मुगल काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके कार्य
में मुगलों का घरेलू जीवन तथा स्त्रियों द्वारा संघर्ष उलझाने का योगदान भी बताया गया है इसमें। अब जो चौथा क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। अब देखिए इसमें वे कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों में मुगल की जो नीतियों और वे विचारों को आकर प्रदान किया है। तो मुगल साम्राज्य के बाहर और भीतर ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने मुगल की नीतियों को आकार दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गंदार का है। गंदार मुगलों और सफावियों के बीच झगड़ों की जड़ का कारण था और मुगल हमेशा चाहते थे कि कंधार और काबुल पर नियंत्रण उन्हें संभावित खतरों से सुरक्षित रख सकता है। मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर अनेक तीर्थयात्री जाते थे, इसलिए मुगलों के लिए यह आवश्यक था कि वे ओटोमन साम्राज्य के मधुर संबंध बनाए रखें ताकि तीर्थयात्री व साथ ही व्यापारी का आगमन सुचारू रूप से चलता रहे। अकबर द्वारा जेसुइट प्रचारकों को बुलाया जाना भी मुगल साम्राज्य की धर्मनिरपेक्षता को बताता है। जेसुइट प्रचारकों की जो कारण ही यूरोप भारत के बारे में जान पाया और जेसुइट द्वारा दिए गए विवरण फारसी इतिहास और मुगलों की जीवन के बारे में बताए गए तथ्यों में इसकी पुष्टि करते हैं। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जो मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और केंद्र की प्रांत पर भी नियंत्रण रखता है। अत्यंत विशाल साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक स्तरों पर विभाजित था। सर्वप्रथम प्रांत आते थे, उन्हें सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार के अधीन होता था और सूबेदार सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह होते थे। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में विभक्त होता था। हर स्तर पर अनेकों अधिकारी यथा कानूनी चौधरी और काजी, संदेशवाहक और लेखक और इत्यादि काम करते थे। बादशाह सर्वव्यापी होते थे। हालांकि फारसी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा तुरंत निचले स्तर के प्रशासन में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। इसमें अब 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उदाहरण सहित जो इसमें है, उदाहरण सहित मुगल इतिहास को विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो मुगल इतिहास का भारतीय इतिहास में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। इस स्थान के पीछे अनेकों अभिलक्षणों का योगदान रहा है, जिसमें से मुख्य अभिलक्षण एक इस प्रकार है कि साहित्य सभी मुगल बादशाहों ने अपनी कीर्तियां कथाओं को इतिवृत्त के माध्यम से एकत्रित करने के लिए प्रयास किया है। अकबर ने अबुल फजल की अकबरनामा का उल्लेखन करवाया। आईना अकबरी जो फारसी में लिखी गई थी, वह अकबर के कालीन साम्राज्य की संस्कृति का बयान करती है। बाबरनामा का तुर्की से फारसी से अनुवाद करवाया गया था और शाहजहां का बादशाहनामा और औरंगजेब का आलमगीरनामा भी मुगल इतिहास की अमिट छापा छोड़ गया। और कला मुगल शासन विशिष्टता थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने रंगीन चित्रकारी और चित्रकारों को अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शासक के दैवीय रूप को चित्रित में प्रभाव मंडल के साथ दिखाया गया। अबुल फजल को चित्रकारी को एक जादुई कला मानते थे, जिसमें निर्जीव को भी जीवांत करने की खूबी होती है। अनेक जो थे ईरानी चित्रकार यासा मीर सैयद अली भी सैयद अली भी थे, जो भारत आए थे। वो राजतत्व का सिद्धांत बादशाह को ईश्वर आज़ादी के तुल्य या उनका दूत माना जाता था। अबुल फजल ने तो मुगल राजतत्व को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। इस सिद्धांत के अनुसार देवी प्रकाश के चलते राजा प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था।
जो धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने का प्रयास अकबर के अधीन अधीन ए अधीन ए अली थे और सुले कुल ना सभी धर्मों के प्रति आदर भाव बनाए रखते हैं कि बनाए रखने की बात कही। अबुल फजल के अनुसार जो अबुल फजल थे उनके अनुसार सुले कुल की नीति प्रबुद्ध शासन के लिए अति आवश्यक और परंतु सुले कुल की शर्त भी थी कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष जो धर्म राज्य सत्ता की क्षति नहीं पहुंचाएगा और आपस में कोई भी धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा। इस प्रकार मुगल इतिहास में अनेकों अभिलक्षण थे जिसने भारी साम्राज्य जेसुइट का ध्यान भी आकर्षित किया और इसके चलते मुगल साम्राज्य को यूरोप तक में पहुंचा ले जाना गया। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। इस अध्याय में दी गई दृष्टि सामग्री में किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर का वर्णन करते हैं, मेल करिए। देखिए, अबुल फजल के अनुसार वस्तु का हूबहू रेखांकन करना तस्वीर कहलाता है। जो चित्रकार अबुल फजल ने एक ऐसी कला समझा था जो निर्जीव को भी सजीव कर देता है, ऐसा हम इस अध्याय में दिखाया गया है। अनेक चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि हिंदू चित्रकार अत्यंत उत्कृष्ट रंगीन चित्र बनाते थे। उसकी पुष्टि गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में बनाए गए तैमूर द्वारा बाबर को मुकुट भेंट किया चित्र से होता था। इस चित्र में बाबर के पीछे प्रभाव मंडल नहीं दिखाई देता है क्योंकि प्रभाव मंडल बनाने की परंपरा 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप हम बाद की तस्वीरों में प्रभाव मंडल देख सकते हैं यथा अबुल फजल द्वारा चित्रित अकबर और जहांगीर पायाग द्वारा निर्मित चित्र जिनमें जहांगीर शाहजहां को मणिक दे रहे हैं। पाया गया द्वारा है कि चित्र जिसमें शाहजहां द्वारा और औरंगजेब का सम्मान करते हुए दिखाया गया है अत्यंत जीवंत लगता है। चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग बारीकी सजावट तस्वीर की शोभा बढ़ती है और लाल हरा पीला रंग और काला रंग मुख्य रूप से दिखते हैं। अकबर नामा में रामदास द्वारा बनाया गया सलीम के जन्म का उद्देश्य जिनमें शहनाई नगाड़ा और वादक प्रजा व मोर सभी मनमोहक लगते हैं और जहांगीर लघु चित्र का जो अत्यंत शौकी था, जो मुगलों ने पांडुलिपियों को भी अनेक चित्रों से सजाया था। इस अध्याय में दिए गए चिड़ियों का दृश्य काफी सजीव लगता है और इस प्रकार इस अध्याय में जो हम देखते हैं कि किए गए सभी चित्र अबुल फजल द्वारा दिए गए होंगे और तस्वीर का वर्णन पूर्णता मेल खाते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बाद 2 और रहेंगे, इसे और पढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। मुगल साम्राज्य के राजत्व पूर्ण रूप से नया नहीं था, जैसे कि अबुल फजल बताते हैं कि ईरानी सुफावी और शिहाबुद्दीन और सुहरावर्दी 1191 ई से सर्वप्रथम राजत्व के विचार को प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार बादशाह को सीधा ईश्वर अर्थात इजादी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
मसीहा मानते थे वो, और राजा अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत होते थे। और चित्रकार द्वारा प्रदर्शित प्रभाव मंडल राजा के इसी रूप का समर्थन करते हैं। एक अन्य तत्व सुलह कुल की नीति थी, जिसमें एक ऐसा आदर्श राज्य था बनाने की कल्पना की गई जहाँ भी धर्म यह हिंदू मुस्लिम जैन हो और सौहार्दपूर्ण रहे और आपस में लड़ाई ना करे। अबुल फजल तो इस नीति को प्रबुद्ध शासन के लिए मूलभूत आवश्यकता मानते थे। इसी कारण चलते अकबर ने जजिया कर और तीरथ कर जो समाप्त कर दिए थे और बादशाह को परोपकार की मूर्ति के रूप में देखा जाने लगा। अबुल फजल प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुवाद के रूप में बताते हैं और बादशाह अपनी प्रजा के जीवन, धन, सम्मान व विश्वास की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद में प्रजा को राजा और आज्ञाओं का पालन करना होता है। केवल न्याय पूर्ण संप्रभु ही देवी मार्गदर्शन व शक्ति सत्ता को समझ पाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी तत्वों ने मुगल साम्राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। हालांकि मुगल साम्राज्य जो थे ना, उनका पतन के समय यह आदर्श भाव कम होने लग गया था। इसलिए तो दोस्तों, आज की वीडियो में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीबीएसई के रिपीट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आप एक बार पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों बस आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और ऐसी वीडियो हम लेकर आप तक आएँ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।